हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलो, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो हम अपने एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, और टॉपिक का नाम आपको याद है कि कल हमने निषेचन पश्च घटनाओं में बीज का निर्माण किया और उसके बाद फल का निर्माण किया। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हर टॉपिक से यहाँ पे बन के चलते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आपको नोट्स की एक एक लाइन पढ़ के चलनी है भाई। एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जहाँ कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बनता है वहाँ से नीट एग्जाम में बनता है। ठीक है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, चलिए सुनना मेरी बात को। तो आज हम अपने एक लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को देख रहे हैं। बहुत दिन हो गए यार, नहीं बड़ा चैप्टर है ये, सबसे बड़ा चैप्टर है ये, मान के चलिए आपकी बायोलॉजी में, और ये 15 दिन में आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ ज़्यादा समय नहीं है, आपको लग रहा हो कि कहीं बहुत ज़्यादा समय हो गया। 15 दिन इसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। ठीक है, मुझे पता होता है कि कौन सा चैप्टर कितने दिन का होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं एक और टॉपिक जो थोड़ा सा इससे हटके है, लैंगिक जनन से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं असंग जनन, यानी कि एपोमिक्सिस के नाम से आप इसे जानते हैं, असंग जनन। ठीक है भाई, तो आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और जो 2 टॉपिक है ना वो अपने आप में यूनिक है, विशिष्ट है। मतलब यूनिक का मतलब होता है विशिष्ट, स्पेशल मतलब। ठीक है, एक अजीब मतलब। ठीक है, तो असंग जनन जिसको आप एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो क्या है असंग जनन? एक बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है असंग जनन की। क्या कि किसी भी पादप में बिना निषेचन के ही, किसके? बिना निषेचन के ही बीज या भ्रूण का बन जाना ही क्या कहलाता है भाई? असंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंग जनन। आप ऐसे मान के चलो कि जो असंग जनन है वो एक प्रकार का कायिक जनन जैसा ही होता है। ठीक है, नहीं होता उससे डिफरेंट है, अलग विधि है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वहाँ भी निषेचन नहीं होता था, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती थी, और यहाँ भी जो असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस क्या है कि कई बार प्लांटों में बिना निषेचन के ही क्या बन जाते हैं? बीज बन जाते हैं या भ्रूण बन जाते हैं। कायिक जनन और यहाँ पर केवल इतना ही ये डिफरेंट है कि वहाँ पर कोई बीज या भ्रूण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाएंगे? बीज या भ्रूण। कहने का मतलब है आप कोई बीज को बोएंगे तो उससे प्लांट बन जाएगा, लेकिन यदि वो बीज ऐसा हो जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना हो तो आप उसे अनिषेक बीजता भी एक नाम है, वो भी कह सकते हैं, या आप उसको असंग जनन घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो असंग जनन का सीधा सा एक डेफिनेशन होती है, सीधी सी। देखो इसकी 4 डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूं जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कितनी भी डेफिनेशन आप इसकी बना सकते हैं, 3-4 तो मैं ही इसकी बना दूंगा भाई आराम से। ठीक है, तो हमें तो केवल यही पढ़नी है। हालांकि आरबीएसई बोर्ड में इसकी हैंस विंकलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग प्रकार से इसको डिफाइन किया है, लेकिन हमें उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, हमें अपनी एनसीईआरटी बुक से मतलब है, तो उसकी थ्योरी जो परिभाषा है वो आप ध्यान सुनना। क्या परिभाषा है? कि जब पादपों में बिना निषेचन के ही बीज या भ्रूण बन जाए तो हम इस घटना को असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? असंग जनन कहते हैं। तो ये तो हुई डेफिनेशन। अब मैं इसके प्रकार की बात करूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, असंग जनन के प्रकार। तो असंग जनन के प्रकार में मैं आपको बता दूं, एक बॉटनिस्ट थे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। ठीक है,
भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, एम्ब्रियोलॉजी के फादर है ना, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण का अध्ययन इन्होंने किया था, कहने का मतलब यह है। तो ये भारतीय वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। तो इनके अनुसार जो असंग जनन होता है, अब मेरी एक और बात ध्यान सुन लेना, आरबीएसई किताब में या बोर्ड में तो वहाँ 2 प्रकार के, फिर उनको और 2 प्रकारों में डिवाइड किया था, कहने का मतलब है 4 प्रकार में। लेकिन आपको केवल इतना पढ़ना है कि प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने असंग जनन को मात्र 3 प्रकारों में डिवाइड किया था, 3 प्रकारों में बांटा था, ठीक है। क्योंकि इसका एक चौथा जो प्रकार है ना वो कायिक जनन वाला ही है, और जिसमें मैं आपको बता दूंगा। चलो तो पहले 3 प्रकार देख लेते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यही आपको याद करके चलने हैं। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने इसको 3 भागों में मोस्टली डिवाइड किया था, ठीक है। चलिए, कई किताबों आपको 4 मिलेगा, लेकिन आपको वो नहीं याद करना है, बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसको पहले अध्ययन कर चुके हैं और वो एक अलग टॉपिक है। मोस्टली इन्होंने केवल इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। तो कौन कौन से 3 भाग हैं भाई, पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती, और दूसरा है पुनरावर्ती असंग जनन, और तीसरा होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, केवल अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। वैसे जो चौथा प्रकार है उसे हम कायिक जनन भी कह सकते हैं या कायिक असंग जनन भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस कायिक असंग जनन में वही वाला पॉइंट है आपका, आपने देखा हो तो जो मैंने बताया था ना कि पुष्प कलिका के स्थान पर पत्र प्रकलिका बन जाती है, बुलबिल्स बन जाती हैं, ठीक है, आगे वगैरह में, है ना। तो आपको वो नहीं याद करना है, ना ही आपको इससे मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके केवल 3 टाइप आपको यहाँ पे बता के चल रहा हूँ, और यही आपके नोट्स में, और यही आपको याद करने केवल, ठीक है भाई। चलिए, कितने सिंपल हैं जरा ध्यान से सुनना। पंचानन माहेश्वरी ने असंग जनन की घटना को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। अच्छा, असंग जनन है क्या चीज? असंग जनन एक ऐसी घटना है जिसमें बिना निषेचन के ही प्लांट में क्या बन जाता है? बीज या भ्रूण बन जाता है। देखो, कायिक जनन में बीज या भ्रूण नहीं बनता था। कायिक जनन में तो आप किसी भी भाग से नया प्लांट बनाते थे, निषेचन तो उसमें भी नहीं था, लेकिन वहाँ कोई बीज भ्रूण बनने वाली कंडीशन थी नहीं थी भाई। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? बीज बनेगा। जो बीज लैंगिक जनन से बनाया था ना हमने कल ही बनाया था, बिल्कुल ऐसा ही बीज या भ्रूण बन जाएगा। लेकिन कैसे? बिना फर्टिलाइजेशन के। वो घटना असंग जनन है। ये अंतर है कायिक जनन और उसमें थोड़ा सा, ठीक है। अब सुनिए भाई, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़े से कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। कंसेप्ट, वो एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, तीनों की तीनों सिंपल याद हो जाएंगे आपको। देखिए भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी किसी प्लांट में मादा भाग गुरु बीजाणुधानी और नर भाग परागकोश, जिसको आप एंथर के नाम से जानते हैं, ठीक है, एंथर और मेगा स्पोरेंजियम, ये आप सभी इंग्लिश नाम तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपको कहीं इंग्लिश नाम में दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, तो अभी इनके लिख देंगे। नॉन रिकरेंट के नाम से जानते हैं अनावर्ती को, इसको रिकरेंट के नाम से जानते हैं, और एडवेंटिक एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियो यानी कि अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। ये इंग्लिश नाम आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले आपसे, ठीक है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता के चलता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सहायक कोशिका को सिनरिज्ड कहते हैं, और वो क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था। सहायक कोशिका ना देके सिनरिज्ड दिया था, इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ कि इंग्लिश नाम भी इनके आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे परिभ्रूणपोष कराया तो वहाँ पे पेरिस्पर्म से दिया हुआ था, तो आपके लिखा हुआ है कि परिभ्रूणपोष को पेरिस्पर्म कहते हैं ना, ऐसे। चलिए,
तो एक कंसेप्ट इसका जरा समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी पराग कोश का निर्माण होता है, परिवर्धन होता है, या गुरु बीजाणु धानी का परिवर्धन होता है, तो एक कोशिका होती है और उस कोशिका का नाम होता है प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका, या आप इसको आर्की स्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं। आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल सेल यानी कि प्रपशु कोशिका। ठीक है भाई, आर्की स्पोरियल सेल। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, ये प्रपशु कोशिका है क्या चीज? पहले तो एक पॉइंट आप नोट करना या लिखना कहीं कि प्रपशु कोशिका वह कोशिका होती है जो परागकोश व गुरु बीजाणु धानी का परिवर्धन करती है। ठीक है, जो परागकोश बनता है ना और गुरु बीजाणु धानी जो बनती है वो किससे बनती है? आर्की स्पोरियल सेल से बनती है। अब आप सोच रहे हैं सर ये आर्की स्पोरियल सेल कहाँ से आ गई? तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने अब तक आपको नहीं बताई, पहले बता देता, लेकिन क्यों नहीं बताई? क्योंकि यहाँ पे इसका काम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सुनिए भाई, ये जब कोई, ये है पुतंतु फिलामेंट, पुतंतु है पुंकेसर का, और ये परागकोश है। आपको पता है कि एक मैच्योर जो एंथर होता है उसमें 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। लेकिन क्या ये माइक्रोस्पोरेंजियम पहले से ही बन गई होंगी क्या? बात को सुनिए, क्या माइक्रोस्पोरेंजियम तुरंत ही बन गई थी क्या? या मतलब जैसे ही फ्लावर निकला तुरंत तो उसमें नहीं होंगी ना, हर किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो इसका जो परिवर्तन है ना परागकोश का, वो कैसे था वो सुनिए। जैसे ये सबसे ऊपर की एक लेयर थी इसमें, और इस लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस। और इसमें बहुत सारी पहले ऐसी कोशिकाएं थी। 2 मिनट का टॉपिक है, आप समझ जाएंगे। यह एक इमैच्योर एंथर है, अपरिपक्व परागकोश है जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अब ये डेवलप कैसे होगा? पहले आपका एंथर स्टार्टिंग में बिल्कुल इस प्रकार का था, तो इसके अंदर जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है ना, ये अविभेदित कोशिकाएं हैं। अविभेदित, नॉन डिफरेंशिएट सेल, नॉन डिफरेंशिएट सेल या अनडिफरेंशिएट सेल आप इनको बोल सकते हैं। अविभेदित। अब सुनिए अविभेदित है क्या चीज़, ये शब्द सुन लेना, ध्यान सुन लेना। ये अविभेदित जो शब्द दिख रहा है ना, इसका मतलब समझो क्या होता है। अविभेदित कोशिकाएं ऐसी कोशिका होती हैं जो इच्छा अनुसार किसी भी अंग का निर्माण कर सकती हैं। मतलब किसी संरचना में जो भाग बनना है उस भाग को बनाने का काम करती हैं अविभेदित कोशिकाएं। जैसे अब यहाँ पर ये अविभेदित कोशिकाएं किसके अंदर? परागकोश के अंदर, है ना। तो यहाँ हमें पता है ना कि एक जो मैच्योर एंथर होता है उसमें ये 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, ऐसे होती है ना 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनना इसकी इच्छा है परागकोश की। तो इनको कौन बना सकती है? केवल नॉन डिफरेंशिएट या अनडिफरेंशिएट या अविभेदित कोशिका ही बना सकती हैं। तो देखो एक बात सुनो आप, अविभेदित कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकती हैं। जिस अंग में ये होती है ना, जिस भाग में होती हैं उसी के अनुसार वो भाग बना देती हैं, उसे आप अविभेदित कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। तो ये अविभेदित कोशिकाएं होती हैं ना, ये पूरे 4 परागपुट बना देंगी, है ना। अब 4 परागपुट बना देंगी, ऐसी संरचना में बदल गई। अब ये संरचना थी वो ऐसे हो गई, लेकिन इसमें एक कंप्लीट लघु बीजाणुधानी तो नहीं बनी। अब ये कैसे बनती है सुनिए, यह एक लघु बीजाणुधानी है लेकिन ये परिपक्व नहीं है। तो होता क्या है, इसमें ऊपर की जो लेयर है वो तो है एपिडर्मिस लेयर, ये रही एपिडर्मिस, और इसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस। कौन सी भाई? एपिडर्मिस के नीचे हमेशा कौन सी लेयर पाई जाती है? हाइपोडर्मिस। अब पता है क्या होता है कि हाइपोडर्मिस की जो कोशिका हैं, ध्यान से सुनना, मैं आपको आर्की स्पोरियल सेल के बारे में बता रहा हूं। एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस कोशिका हैं
इनमें से कुछ कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी हो जाती हैं ऐसे, देखो इस प्रकार। मान लीजिए 4 कोशिकाएं मैंने बड़ी कर दी। ये 4 कोशिकाएं कौन सी हैं? जो हाइपोडर्मल लेयर की कोशिकाएं। तो जो हाइपोडर्मिस की कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाएं, आप उन्हीं कोशिकाओं को कहते हैं प्रपशु कोशिका। क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिका। समझ में आ गई? ये आर्किस्पोरियल सेल क्या चीज है? प्रपशु कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं जो हाइपोडर्मिस कोशिकाओं से बनती हैं, ठीक है, उन्हें हम आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं। और ये प्रपशु कोशिका आगे चल के पता है क्या करेगी? ये मान लीजिए अब ये एक प्रपशु कोशिका है, ऐसे ये चारों तरफ बना दी मैंने, ये प्रपशु कोशिका है। तो ये इस प्रकार का विभाजन करेंगी, परिणत विभाजन करेंगी, है ना, अनुप्रस्थ जैसा होता है, ठीक है। तो जैसे ये परिणत विभाजन करती है ना, तो 2 लेयर बन जाएंगी। देखो अब एक ऊपर वाली कोशिका हो गई, एक नीचे वाली कोशिका हो गई, ठीक है। तो ऊपर वाली जो कोशिका है इसे तो आप बोलते हैं प्राथमिक वित्तीय कोशिका, और इसे बोलते हैं प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका। जन कोशिका, ध्यान सुनना, ऊपर वाली कोशिका तो बन गई प्राथमिक वित्तीय कोशिका और नीचे वाली बन गई प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका, ठीक है। किससे? प्रपशु कोशिका से। प्रपशु किससे बनी? हाइपोडर्मल से, हाइपोडर्मल कोशिका से। अब ये जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका है ये आगे चल के बना लेती है आपकी पराग कोश की भित्तियों को। जो 4 भित्ति बताई थी ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, उन चारों परतों का निर्माण तो ये वाली कोशिका करेगी, है ना। और जो प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका है, अब ये तो आपको पता ही है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी, ठीक है। अब देखो ऊपर की तरफ प्राथमिक वित्तीय कोशिका है, तो जब ये 4 लेयर बनाएगी तो ये चारों की चारों लेयर ऐसे आ जाएंगी ना। मान लीजिए यहाँ पे चारों लेयर हैं और बिल्कुल सेंटर में कौन सी संरचना रह जाएगी? लघु बीजाणु जन कोशिका। अब बन गई ना आपकी कंप्लीट लघु बीजाणु ध्वनि। समझ पा रहे हैं? तो ये काम होता है भाई प्रपशु कोशिका का। तो आप केवल इतना याद रखिए कि इनका जनरली वे में जो डेवलपमेंट करता है ना, किसका? एक तो गुरु बीजाणु ध्वनि, जिसमें आप स्पेशली भ्रूण कोश की बात कर सकते हैं, यानी कि एम्ब्रियो सैक की बात कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपका पराग कोश, इनको डेवलप करती है प्रपशु कोशिका। आर्किस्पोरियल कैसे करती है वो मैंने आपको बता दिया। आरबीएससी में ये टॉपिक है लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अगर होता तो मैं इसको डेवलप करके पहले ही बताता आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ कैसे काम आएगा वो सुनना मेरी बात को। हम असंग जनन पढ़ रहे हैं। असंग जनन हमें पता है कि भाई ऐसी घटना जिसमें बिना निषेचन के ही बीज या भ्रूण बन जाता है। माहेश्वरी ने इसे 3 भागों में बांटा, अनावर्ती, पुनरावर्ती और अपस्थानिक। एक एक करके देख लेते हैं, कितना सिंपल है। देखिए भाई, अनावर्ती क्या होता है कि इसमें जो चौक ले लूं, इसमें जो मातृ कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, वो अर्धसूत्री विभाजन करके क्या करती है भाई? अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाती है। उनमें से 3 हो जाते नष्ट और 1 बचता है, जिसे क्या कहते हैं आप? सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु। अब सुनना मेरी बात को। तो ये जो मातृ कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन करके एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनाती है। और ये सक्रिय गुरु बीजाणु एक भ्रूण कोश बनाता है। और वो भ्रूण कोश कैसा होता है भाई? अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि हमेशा ही जनरली जो मादा युग्मकोद्भिद जिसे आप भ्रूण कोश कहते हैं वो अगुणित होता है ना, हैप्लॉइड होता है ना, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो तो गया। और मैंने कहा था कि जब किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो तो हमेशा युग्मक बनते हैं, और जब किसी में समसूत्री विभाजन हो तो वो कोई ना कोई संरचना या कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता रहता है। तो ये मातृ कोशिका तो डिप्लॉइड थी, द्विगुणित थी। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये युग्मक बन गया, सक्रिय गुरु बीजाणु, गैमेट बन गया। और इसको आप मतलब ये कौन सी संरचना है? अगुणित। देखो ये तो द्विगुणित है और ये कैसी है? अगुणित। और ये जब सक्रिय गुरु बीजाणु, यार एक बात बताओ,
मैंने कुछ दिन पहले मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट नहीं आपको बताया था, मादा युग्मकोद्भिद का विकास एक सक्रिय गुरु बीजाणु से किया था, तभी तुम उसको एक बीजाणुविक कहते थे। तो ये जब सक्रिय गुरु बीजाणु कोई भ्रूण कोष बनाएगा तो ये भी तो अगुणित ही रहेगा, ठीक है। अगर ये अगुणित भ्रूण कोष, यदि ये अगुणित भ्रूण कोष बिना निषेचन के कोई भ्रूण बना दे, बिना निषेचन के, अब मेरी बात को सुनना, यदि इसमें निषेचन होता तो एक गुणित और संरचना मिलती। भाई इसमें निषेचन होता तो एक जो नर युग्म का था वो भी तो अगुणित होता, और जब अगुणित और अगुणित मिलते तो भ्रूण कैसा बनता, द्विगुणित। लेकिन यहाँ तो निषेचन ही नहीं हो रहा है, दूसरा नर युग्म आ ही नहीं रहा है, और बिना ही निषेचन के ये भ्रूण कोष अपने आप क्या बना देता है, एक भ्रूण बना देता है। तो बनने वाला जो भ्रूण होगा वो भी कैसा भ्रूण होगा भाई, अगुणित भ्रूण होगा। कैसा भ्रूण होगा, अगुणित भ्रूण होगा। समझ में आई के बात, समझ नहीं आई? देखो सिंपल है, असंग जनन में विदाउट फर्टिलाइजेशन के बीज या भ्रूण बन जाएगा, भ्रूण मान के चलो आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि भाई नॉन रिकरेंट यानी कि अनावर्ती असंग जनन क्या होता है। तो आपको पढ़ना है कि इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे 4 गुरु बीजाणु जिनमें से 3 नष्ट होकर एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है, और वो सक्रिय गुरु बीजाणु एक अगुणित भ्रूण कोष बनाता है। और इस अगुणित भ्रूण कोष से कैसा भ्रूण बना, अगुणित भ्रूण बना भाई, क्योंकि बनना है अगुणित भ्रूण, क्योंकि यहाँ निषेचन नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर निषेचन हो जाता तो हम इसको क्यों पढ़ते, कल हमने पढ़ा था ना डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसे कल परसों पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें द्विगुणित संरचना बन रही थी, समझ रहे ना, तो वो द्विगुणित होता। लेकिन यहाँ पर जब कोई मेल गैमेट ही नहीं आ रहा है, अकेला फीमेल गैमेट भ्रूण बना रहा है, तो श्योर भाई अगुणित ही भ्रूण बनेगा। तो अनावर्ती में कैसा बनता है, अगुणित भ्रूण बिना निषेचन के, ठीक है। अब बात करते हैं पुनरावर्ती असंग जनन की, पुनरावर्ती की। अब सुनिए पुनरावर्ती में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। पुनरावर्ती में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अब मेरी एक बात सुनिए, कोई डिप्लॉयड कंडीशन की कोशिका है, आप उसमें अर्धसूत्री विभाजन कर देंगे तो गुणसूत्र की संख्या आधी आधी रह जाएगी, और आप उसको बोलते हैं अगुणित कंडीशन। जब यार किसी द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, द्विगुणित कंडीशन ही तो रहेगी। भाई जब अर्धसूत्री विभाजन आप नहीं कर रहे हैं तो द्विगुणित की द्विगुणित कंडीशन बनती चली जाएगी, और यदि अर्धसूत्री विभाजन हो जाता तो अगुणित संरचना बनती, ठीक है। अब वो कहता है कि पुनरावर्ती में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, और जो भ्रूण कोष है ना, प्रेपशु आर्किस्पोरियल वगैरह मतलब है ना, प्रेपशु तक बीजांडकाय अध्यावरण। अच्छा एक बात बताओ, बीजांडकाय अध्यावरण प्रेपशु ये पहले तो द्विगुणित ही, देखो ये तो होती ही द्विगुणित है, बीजांडकाय और अध्यावरण, क्योंकि मैंने आपको कल परसों एक बात बताई थी कि पूरा बीजांड द्विगुणित होता है, अकेला मादा युग्मकोद्भिद अगुणित होता है। ये सारी चीज मैंने आपको बता क्लियर कर रखी है। तो बीजांडकाय और अध्यावरण कैसी कोशिकाएं, द्विगुणित कोशिकाएं। कैसी हैं, द्विगुणित। कई बार क्या होता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन नहीं करती, ठीक है, और अगर ये गुरु बीजाणु मात्र कोश का अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो अगुणित भ्रूण कोश बनेगा, जिससे बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण बनेगा। लेकिन कई बार पुनरावर्ती में बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही प्रेपशु कोश का या बीजांडकाय या अध्यावरण डायरेक्ट ही कोई भ्रूण कोश बना दे तो कैसा भ्रूण कोश बनेगा? श्री राम, राम का नाम भी लेना चाहिए भाई। द्विगुणित भ्रूण कोश कैसा बनेगा? द्विगुणित।
ये कंडीशन समझो, आप यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप समझिए। देखो, यदि अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो भ्रूणकोश बनेगा अगुणित, अगुणित, समझ रहे? लेकिन यदि भ्रूणकोश, बात समझिए, यदि भ्रूणकोश गुरु बीजाणु मातृकोश का से बना अर्धसूत्री विभाजन से तो अगुणित बन रहा है और इससे अगुणित भ्रूण बनेगा। लेकिन कई बार बिना अर्धसूत्री विभाजन के प्रपशु कोश का, बीजांडकाय या अध्यावरण ही भ्रूणकोश बना दें तो वो भ्रूणकोश कैसा बनेगा? द्विगुणित। यहाँ पे गुरु बीजाणु मातृकोश का कोई योगदान नहीं है। जनरली तो गुरु बीजाणु मातृकोश का युग्मकोद्भिद बना रही है, लेकिन यहाँ पर प्रपशु कोश का बीजांड, अरे मेरे प्यारे बच्चों, प्रपशु कोश का पूरा गुरु बीजाणु धानी वगैरह बनाएगी, ये भ्रूणकोश थोड़ी बनाती है स्पेशल। अरे जैसे इसने पराग कोश बनाया था, लेकिन परागकण तो लघु बीजाणु मातृकोश का ने बनाया था। इसी प्रकार प्रपशु कोश का यहाँ तो बनाएगी पूरी गुरु बीजाणु धानी या पूरे बीजांड को, लेकिन मातृकोश का बनाती है भ्रूणकोश को, है ना। तो अनावर्ती में तो मातृकोश का बना रही है तो अगुणित संरचना बनेगी क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। लेकिन पुनरावर्ती में ये तीनों संरचना यदि भ्रूणकोश बना दें और गुरु बीजाणु मातृकोश का कोई योगदान नहीं हो, अब समझिए आप मेरी बात को, तो इनमें अर्धसूत्री होता नहीं है क्योंकि ये जनन कोश का नहीं है, ये जनन कोश का है, लघु बीजाणु मातृकोश का। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही ये तीनों संरचनाओं में से कोई सी एक, ऐसा नहीं है तीनों ही, तीनों में से कोई एक यदि भ्रूणकोश बना दे तो वो कैसा भ्रूणकोश बनेगा? द्विगुणित। और इस द्विगुणित भ्रूणकोश से जो भ्रूण बनेगा वो कैसा भ्रूण बनेगा भाई? द्विगुणित भ्रूण बनेगा। कैसा बनेगा? द्विगुणित भ्रूण। तो इसको बोलते हैं पुनरावर्ती असंजनन। अंतर मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक बार सुनिए। अनावर्ती में तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित भ्रूणकोश बनेगा और अगुणित भ्रूणकोश से अगुणित भ्रूण बनेगा, है ना। वहीं मैं पुनरावर्ती की बात करूं तो इसमें कहीं भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अब इतना तो हमें पता चल गया कि यदि इसमें अर्धसूत्री नहीं होगा तो भ्रूणकोश जो बनेगा वो द्विगुणित बनेगा, ठीक है। अब कौन बना रही है? या तो प्रपशु कोश का बना सकती है या बीजांडकाय बना सकता है या अध्यावरण बना सकता है। किसको? द्विगुणित भ्रूणकोश को। और जब भ्रूणकोश ही द्विगुणित होगा तो उससे भ्रूण कैसा बनेगा भाई? द्विगुणित ही बनेगा। ये बात है, ठीक है। तो इसमें तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसमें मातृकोश का भ्रूणकोश बनाएगी जो कि अगुणित होता है जिससे अगुणित भ्रूण बनेगा। इसमें ये तीनों में से कोई बना सकता है और भ्रूणकोश द्विगुणित होगा और भ्रूण भी कैसा बनेगा? द्विगुणित। देखो निषेचन नहीं हो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन द्विगुणित क्यों बना? क्योंकि खुद भ्रूणकोश द्विगुणित है, इसलिए। अब यहाँ पे अगुणित भ्रूणकोश था तो अगुणित भ्रूण बना। यदि यहाँ पे तुम अगुणित भ्रूणकोश में निषेचन कर देते ना तो भ्रूण द्विगुणित बन जाता। देखो जनरली तो अगुणित ही भ्रूणकोश होता है हमेशा। यदि आप इसमें लैंगिक जनन करवाएंगे तो द्विगुणित संतान बनेगी, नहीं करवाएंगे तो अगुणित बनेगी। अब ये तो खुद ही भ्रूणकोश द्विगुणित है, तो आप इसमें निषेचन करवाएंगे ना तो त्रिगुणित कंडीशन का बनता, समझिए। क्योंकि भ्रूणकोश द्विगुणित है और एक अगुणित संरचना और मिलाते तो त्रिगुणित कंडीशन बन जाती, जो हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखी थी ऐसे। लेकिन यहाँ पर निषेचन नहीं होता, द्विगुणित से द्विगुणित ही बनेगा, ये आपको याद रखना है। अब बात, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो भ्रूणकोश है ना, इसमें भ्रूण दो कोशिकाओं से बन सकता है। जैसे भ्रूणकोश में आपने देखा था एक तो अंडकोश का और एक सहायक कोश का, देखी थी ना। अंडकोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण बने तो आप इसे अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं, अगुणित अनिषेक जनन। और यदि सहायक कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण बन जाए तो आप इसे अपयुग्मन के नाम से जानते हैं, एपोगेमी। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फिर भी आप समझ लीजिए। देखो ये अगुणित भ्रूणकोश है, यदि इसमें निषेचन होता तो अंडकोश का द्वितीयक केंद्रक से भ्रूण या भ्रूणकोश वगैरह जो भी बनता। लेकिन यहाँ हम असंजनन पढ़ रहे ना, तो यदि अंडकोशिका से भ्रूण बन रहा है बिना निषेचन के
तो आप उस घटना को अगुणित अनिषेक जनन बोलते हैं। और यदि भ्रूण सहायक कोशिका से बन रहा है तो आप उस घटना को अगुणित अपयुग्मन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा है, आपको कोई इससे मतलब नहीं है। तो अनावर्ती और पुनरावर्ती समझ में आ गया। दोनों ही घटना में बन क्या रहा है, भ्रूण कोश। क्या बन रहा है, भ्रूण कोश। एक में बन रहा है अगुणित और एक में बन रहा है द्विगुणित। क्योंकि अगुणित तो यहाँ बनना ही है क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री हो रहा है, यहाँ द्विगुणित इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा। अब तीसरा जो है ना, अपस्थानिक भ्रूणता, इसको जरा ध्यान से सुनिए। अपस्थानिक भ्रूणता क्या है भाई? अब अपस्थानिक भ्रूणता थोड़ा इन दोनों से अलग है। अलग कैसे? कि यदि भ्रूण का निर्माण डायरेक्ट ही, यहाँ भ्रूण कोश की बात ही नहीं चल रही, बीजांडकाय और अध्यावरण यदि ये डायरेक्ट ही भ्रूण बना दें, यहां तक दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही ये भ्रूण बना देंगे ना, तो आप इसको अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से जानेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियो के नाम से। देखो अंतर देखो, इन दोनों में भ्रूण बन रहा है किससे? भ्रूण कोश से। लेकिन अपस्थानिक भ्रूणता में भ्रूण कहीं भी भ्रूण कोश से नहीं बन रहा है, डायरेक्ट ही या तो बीजांडकाय से बन जाएगा या अध्यावरण से बन जाएगा। ये बीजांड के भाग है ना, भ्रूण कोश के बाहर जो होती है कोशिका वगैरह पार्ट, तो यदि उनसे डायरेक्ट भ्रूण बन जाए बिना निषेचन के तो आप उसे बोलेंगे अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है। और इन दोनों में देखो, दोनों में भ्रूण किससे बन रहा है? भ्रूण कोश से। किससे बन रहा है? भ्रूण कोश से। अनावर्ती में कौन से भ्रूण कोश से? अगुणित से। पुनरावर्ती में द्विगुणित से। तो इन दोनों में तो भ्रूण बन रहा है बिना निषेचन के, किससे? भ्रूण कोश से। लेकिन अपस्थानिक भ्रूणता में जो भ्रूण बन रहा है ना, वहां भ्रूण कोश का ही कोई रोल नहीं है, या तो बीजांडकाय बना देगा या अध्यावरण बना देगा। ये घटना है असंग जनन की। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है भाई, असंग जनन। इसके बाद एक और टॉपिक आपके सिलेबस में बचा हुआ है छोटा सा, और वो टॉपिक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है बहुभ्रूणता। ठीक है। और इस बहुभ्रूणता को आप कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोल के चलते इसको? पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है भाई, बहुभ्रूणता। अब मैं कई बार आपको बता चुका हूं भाई क्या होती है बहुभ्रूणता। सिंपल है कि बहु माने बहुत सारे, भ्रूण माने भ्रूण, और भ्रूण होता किस में भाई? बीज में। मैंने बताया था ना कल परसों कि बीज में भ्रूण बनता है। ठीक है। अब वो ये क्या कहता है? परिभाषा बहुत सिंपल है। जब कोई बीज में, कोई बीज होता है, यदि इसमें एक से अधिक, क्योंकि जनरली एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन किसी भी प्लांट के बीज में एक से अधिक भ्रूण हो तो आप उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। देखो सिंपल है यार, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये नीम का बीज है। इस नीम के बीज को जब भी आप जमीन में बोते हैं ना, तो हमेशा ही आपको एक पौधा उगता हुआ दिखाई देता है, एक पौधा। लेकिन आप नींबू के बीज लीजिए, नींबू, संतरा, जामुन वगैरह जो भी है, नींबू का बीज बोया जमीन में, तो आप कभी भी देखना एक से अधिक पौधा आपको उगता हुआ दिखाई देगा एक ही बीज से। तो ये क्या है? बीज तो एक ही है लेकिन इसमें भ्रूण एक से अधिक है, तो ये बहुभ्रूण बीज हो गया। ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। उन्होंने 1719 में, डेट से आपको कोई मतलब नहीं है, ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने संतरे के बीज में इस बहुभ्रूणता की घटना का अध्ययन किया था। देखो इसमें लैंगिक जनन होगा, असंग जनन में निषेचन नहीं होता है, लेकिन बहुभ्रूणता में निषेचन की घटना होगी जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ एक भ्रूण न बन के एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाते हैं, और यदि जितने भ्रूण होंगे ना, उस बीज से उतने ही नए प्लांट बनेंगे, क्योंकि एक भ्रूण से एक संतति बनती है। जैसे यहाँ पर 2 भ्रूण थे, 2 प्लांट बन गए, बीज एक ही है,
लेकिन भ्रूण इसके अंदर 2 हैं तो 2 प्लांट बन गए, तो आप इसको बहुभ्रूणता नहीं बोलेंगे, ये होती है बहुभ्रूणता। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किन कारणों से बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो सबसे पहला विदलन बहुभ्रूणता, विदलन है ना। अब विदलन क्या होता है, जैसे युग्मनज हो या प्राक भ्रूण हो, प्राक भ्रूण मैं बताऊंगा आपको, प्राक भ्रूण हो, इनमें यदि विदलन होता है तो बहुत सारे क्या बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं, बहुत सारे भ्रूण। तो विदलन सुनिए क्या चीज़ है, हालांकि जो अब चैप्टर नंबर 3 आएगा इसमें हम पूरे विभाजन वगैरह और जो भी घटनाएं होती हैं भ्रूण बनते समय उस सारी घटनाओं को देख के चलेंगे। अब यहाँ पर सुनिए वो क्या कहता है, देखो किसी भी प्लांट में लैंगिक जनन हुआ, लैंगिक जनन से एक बीज बना और बीज के अंदर मान लीजिए ये भ्रूण बन गया। अब ये भ्रूण नहीं है, ये युग्मनज है। अब एक युग्मनज आगे चल के एक ही भ्रूण बनाता है, लेकिन बाई चांस ये युग्मनज ऐसे टूट गया, डेवलप होने से पहले ही, युग्मनज डेवलप होने से पहले ही टूट गया, क्योंकि क्लीवेज का मतलब होता है, विदलन का मतलब होता है टूटना, या मैं वैसे बताऊं आपको, यह एक ऐसा समसूत्री विभाजन है जो युग्मनज में सबसे पहले होता है। युग्मनज में प्रारंभिक जो समसूत्री विभाजन होंगे ना उनको हम विदलन बोलते हैं। आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं अगले चैप्टर नंबर 3 में। अभी आप इतना समझो कि विदलन का मतलब टूटने से समझिए आप केवल, ठीक है। वैसे समसूत्री विभाजन होता है इसमें, तब ये विखंडित होता है ना। तो युग्मनज टूट गया या प्राक भ्रूण टूट गया। अब प्राक भ्रूण क्या है, देखिए मान लीजिए युग्मनज टूटा नहीं और युग्मनज में डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अब डेवलप से मान लीजिए इसने ऐसे मान लीजिए 8 कोशिकाएं बन गई, है ना। ऐसी कोशिका वाला संरचना, भाई युग्मनज एक ही कोशिका है, युग्मनज में अब समसूत्री विभाजन होंगे जब ये डेवलप होगा, क्योंकि इसे भ्रूण बनाना है। तो युग्मनज जब अपने आप में विभाजन करता है तो कुछ कोशिकाओं की संरचना बना लेता है, तो आप इससे प्राक भ्रूण कह सकते हैं। प्राक भ्रूण का मतलब है भ्रूण के बनने से पहले की संरचना। यार प्राक माने प्राचीन या अपरिपक्व, तो अपरिपक्व भ्रूण या भ्रूण से बनने से पहले की जो अवस्था होती है हम उसे प्राक भ्रूण कह सकते हैं। देखो सिंपल है, वो कहता है या तो युग्मनज टूट जाए, अगर युग्मनज ही 2 भागों में टूट गया तो प्रत्येक भाग डेवलप होकर 2 भ्रूण बना देगा, और 2 भ्रूण बन गए तो हो तो गई बहुभ्रूणता, ठीक है। या युग्मनज नहीं टूटा और युग्मनज ने अपने आप को थोड़ा सा डेवलप किया और फिर ये टूट गया ऐसे, या इसकी जितनी भी कोशिकाएं थी वो अलग अलग कोशिका हो गई और अलग अलग कोशिकाओं ने अलग अलग भ्रूण बना दिए, तो हो जाएगी ना बहुभ्रूणता, ठीक है। तो पहला कारण तो यही है बहुभ्रूणता उत्पन्न होने का, कि युग्मनज या प्राक भ्रूण में विदलन हो जाता है, जिससे जितने भी उनके खंड बनते हैं ना उतने ही क्या बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, विदलन। क्या बोलते हैं, विदलन। अब सुनो सेकंड, अंड कोशिका के अतिरिक्त। अब ये बहुत सिंपल है, जैसी हेडिंग है ऐसे ही है। अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिका से, ये हेडिंग है भाई, इतनी बड़ी लाइन नहीं है, ठीक है। अब सुनिए वो क्या कहता है, सुनना मेरी बात को। यह आपके पास एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश है। अब देखो ये आपकी अंड कोशिका है और यहाँ पर सहायक कोशिकाएं हैं कि नहीं। तो वो ये कहता है कि जो ये अंड कोशिका होती है भाई, निषेचन के दौरान ये अंड कोशिका जनरली एक भ्रूण बनाएगी। भाई अंड कोशिका से जब कोई नर युग्मक मिलेगा लैंगिक जनन के दौरान तो युग्मनज बनेगा और युग्मनज क्या बनाएगा, भ्रूण। ये तो है नॉर्मल प्रक्रिया। लेकिन वो क्या कहता है कि अंड कोशिका तो बनाएगी ही बनाएगी भ्रूण, लेकिन इसके अलावा यदि अन्य कोशिका से भी भ्रूण बन जाए, जैसे
सहायक कोशिकाओं से। किससे? सहायक कोशिकाओं से। मान लीजिए सहायक कोशिकाओं ने भी भ्रूण बना दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या इसी भ्रूण कोश में 2 भ्रूण नहीं बन गए क्या? तो बहुभ्रूणता कंडीशन नहीं होगी क्या? कह तो रहा है अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका से, अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका से भ्रूण बन जाए तो भी बहुभ्रूणता हो सकती है। आप देख पा रहे हैं कि ये तो अंड कोशिका है जो वास्तविक निषेचन से भ्रूण बना रही है, लेकिन कोई कारणवश सहायक कोशिका भी भ्रूण बना दे निषेचित होकर, तो हम उसे भ्रूण कहने का मतलब है भ्रूण बना दिया तो 2 भ्रूण बन गए ना। अब एक पॉइंट और का था इसमें, ये पूरा अगुणित संरचना है ना। अब सुनो, यदि बिना निषेचन के इसने भ्रूण बना दिया, बिना निषेचन के, तो भ्रूण बनेगा अगुणित, और यदि इसने निषेचन करके बनाया तो द्विगुणित। यार सिंपल है, सहायक कोशिका खुद अगुणित कोशिका है, यदि आप इसमें निषेचित करवा रहे हैं इसको तो कोई मेल गैमेट मिलेगा तो द्विगुणित कोशिका बन जाएगी, तो मतलब द्विगुणित भ्रूण बनेगा। और यदि इसने बिना निषेचन के भ्रूण बना दिया तो यार अगुणित ही भ्रूण तो बनेगा। तो ये पॉइंट आपके लिखा हुआ है कि क्रम से अगुणित द्विगुणित बनते ना ऐसे। तो अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका से भी भ्रूण बन जाए तो बताइए पॉली एम्ब्रियोनी की घटना हो रही है नहीं हो रही? हो रही है ना। चलिए अब तीसरा, बीजांड में एक से अधिक, तीसरा कारण है ये, एक से अधिक भ्रूण कोश हों। कितना सिंपल है देखो, अब वो कहता है कि आपके पास एक बीजांड है, ये वाला बीजांड, और इस बीजांड में मान लीजिए 2 भ्रूण कोश हो गए, 2 भ्रूण कोश। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? समझ रहे हैं? बीजांड एक है और इसमें कोई कारण से भ्रूणकोश की संख्या कितनी हो गई? 2। अब बताइए प्रत्येक भ्रूणकोश की अंडकोश का वास्तविक निषेचन करके 2 भ्रूण बनाएगी कि नहीं बनाएगी? नहीं बनाएगी 2 भ्रूण, तो हो जाएगा ना बहुभ्रूणता। कारण है भाई बहुभ्रूणता होने के कि आखिर एक बीज में एक से अधिक भ्रूण क्यों हो जाते हैं, ये कारण पढ़ रहे हैं हम। तो मैंने क्या बताया, या तो युग्मनज टूट जाता है या प्राक भ्रूण टूट जाता है, जिससे जितने खंडों में ये टूटेगा उतने सारे भ्रूण, हो गई बहुभ्रूणता। या अंड कोशिका के अलावा कोई अन्य कोशिका भ्रूण बना दे, जैसे सहायक कोशिका बना दे, तो हो गई बहुभ्रूणता। या फिर ऐसा हो सकता है कि बीजांड में एक से अधिक ही भ्रूणकोश हो, तो दोनों भ्रूणकोश की अंडकोश का भ्रूण बना देंगे, बहुभ्रूणता कंडीशन हो जाएगी। ये है बहुभ्रूणता, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपके 2 टॉपिक क्लियर हो गए, एक असंग जनन और एक बहुभ्रूणता। इसके महत्व वगैरह आप देख सकते हैं, उनमें आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सिंपल से पॉइंट है भाई वो। ठीक है, तो बहुभ्रूणता और असंग जनन का जो महत्व है ना वो आप देख लेना, याद कर लेना उनको। ठीक है, जिनमें लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, मादा जो है ना, और नष्ट वगैरह नहीं होते हैं, ओज से भरपूर होते हैं ना, ऐसे आप उनको देख लेना। ठीक है भाई, चलिए कोई पॉइंट नहीं आए तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं नहीं। यदि आपको कहीं कोई पॉइंट में दिक्कत आती है, शब्द समझ में नहीं आता है, तो मेरे से पूछ सकते हैं आप, है ना। तो ये असंग जनन और बहुभ्रूणता टॉपिक कंप्लीट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा स्वपरागण और परपरागण में अंतर भी आपके लास्ट में लिखा हुआ है। स्वपरागण और परपरागण, ठीक है भाई, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इनमें भी अंतर हमें देख दे। यार कितने सिंपल तो है, देखो स्वपरागण में इसमें परिभाषा लिखो कि या में इसमें जो परागकण है या तो अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर या अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरती है, लेकिन इसमें एक ही जाति के दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं परागकण। अंतर ही तो है इसमें, पता है। ठीक है, सेकंड जो होगा यह आपको पता है कि भाई इसमें कैसे पुष्प होने चाहिए, उभयलिंगी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? उभयलिंगी। और इसमें कैसे पुष्प होने चाहिए? एक लिंगी। एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों ही होने चाहिए। इसमें तो परपरागण किसी में भी हो सकता है, लेकिन इसमें उभयलिंगी ही होने चाहिए। ठीक है, अब इसके जो पुष्प है ना,
इसकी जो पुष्पें उनको आकर्षक होना आवश्यक नहीं है भाई, क्योंकि स्वयंपरागण आवश्यक नहीं है। इनके पुष्पों को आकर्षक, चमकदार या मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके लिए आवश्यक है कि जिन पौधों में क्या होता है, जिन पौधों में पर परागण होता है उनके फ्लावर कैसे होने चाहिए, चमकदार, आकर्षक वगैरह होने चाहिए, तो ये आवश्यक है। इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम की कोई आवश्यकता पड़ती है क्या? कोई आवश्यकता नहीं है स्वयंपरागण में, और इसमें माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये भाई स्वयंपरागण और परपरागण में 3-4 अंतर हो जाएंगे। यहाँ पहले पॉइंट में आपकी डेफिनेशन आ जाएंगी, इसमें उभयलिंगी, इसमें एकलिंगी, इसमें आकर्षक वगैरह, इसमें इनका जरूरी नहीं है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। बाकी आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे सरसों मटर में स्वयंपरागण, और आपके पपीता, तरबूज वगैरह ये जो भी है इनमें परपरागण, कैसे भी लिख सकते हैं। तो स्वयंपरागण परपरागण में आपको ऐसे अंतर करके चलना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आज हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चैप्टर नंबर जो 2 है वो आज कंप्लीट हो गया है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड एग्जाम में तो है ही 4 नंबर का, लेकिन नीट में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ना, वो आपको पता चल गया होगा। नीट के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल हर एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है भाई, समझ रहे? हाँ, और मैं आपको बता दूं कि आपके टेस्ट होने वाले हैं, बिल्कुल अभी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को, कि आपके टेस्ट में केवल चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये 2 नंबर का है, तो मैं ज़्यादा प्रेशर आप पे नहीं दे रहा हूं, कि आप 2 चैप्टर याद करें। 2 आप पे नहीं होंगे इतनी जल्दी, और होंगे भी तो थोड़ा ज़्यादा आप नहीं, सभी को याद है जैसे हम पूछते जा रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको सारे क्वेश्चंस याद हैं। बच्चों से हम पूछते हैं ना, जैसे आपके पास आ जा रहे हैं और आपसे पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से याद है सारे टॉपिक। लेकिन फिर भी मैं आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, हम एक चैप्टर को लेते चलेंगे। तो केवल आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट ही पढ़ना है। जितना भी मैंने नोट्स में लिखाया है, प्रत्येक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। केवल एक चैप्टर दे रहा हूं बोर्ड एग्जाम, टेस्ट में एक ही पार्ट आएगा, केवल यही आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। अगले टेस्ट में चैप्टर नंबर 2 को ले लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी मेहनत को बरकरार करते चलें, रखते चलें, ठीक है भाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अब लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा करूंगा, ठीक है। तो आपके सामने आज का जो एक क्वेश्चन है ना, अच्छा मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसा क्वेश्चन पूछूं, नीट के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, आप कमेंट में मुझे बता देना। फिलहाल मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पे पूछ लेता हूं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परागकणों के विकास से पूर्व टैपिटम परत नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यह क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि परागकणों के विकास से पहले ही टैपिटम परत नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स, अच्छा कौन सा कमेंट बॉक्स, लाइव चैट में नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये आज का आंसर आपको लाइव चैट में नहीं देना है, जो कमेंट आता है ना उसमें आपको देना है भाई, ठीक है। समझ रहे हैं कि परागकणों के विकास से पूर्व टैपिटम परत नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और आपको छोटा सा आंसर देना है, ठीक है। और मुझे ये भी बताना कि पैटर्न क्या रखूं मैं आपके लिए, जिस जो ज्यादा डिमांड रहेगी उसी प्रकार से। हालांकि कल मैं नीट लेवल से आपको क्वेश्चन बताऊंगा, कल जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे तो नीट लेवल से ऑप्शन
देकर एक क्वेश्चन लिखूंगा जो नीट में आया हुआ है या संभावनाएं, ऑप्शन लिखूंगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा करूंगा, उसके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना, लाइव चैट में मत देना, ठीक है, क्योंकि वहां पढ़ नहीं पाता ना, क्योंकि वीडियो जब चलती है तो ना, तो वहां मैं देख पाऊंगा, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में छोटा सा आप मुझे देना, बाकी आप अपनी रेगुलर पढ़ाई रखिए, ठीक है, हमेशा मेहनत करते रहिए, है ना, फालतू की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए ना। अब आपका पढ़ाई वाला टाइम है तो आप कंटिन्यू चलते रहिए भाई, है ना। बाकी यदि आपको कोई दिक्कत है तो कभी भी पूछ सकते हैं, ये आपको सभी को पता ही है। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। टेस्ट के बाद हम अपने टेस्ट के बाद क्या यार, कुछ दिनों में या हो सकता है मंडे से मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूँ, ठीक है भाई। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके।